नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। हम भारतीय कला संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे थे और भारतीय कला संस्कृति के अंदर हम बात कर चुके थे। इसके अंदर हम शैलियों के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके बाद में विभिन्न धर्मों के जो स्थान है, पवित्र स्थान जिसको आप मानते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और भी जो भी स्थान है उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, विशेष धर्मों के बारे में, जिसके अंदर हम मध्यकालीन या फिर मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जो भारतीय कला संस्कृति है, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति आप उसे कह सकते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर हम शिल्प कला के बारे में बात करेंगे। शिल्प कला किस प्रकार की आकृति होती है, शिल्प कला भी होती है, तो शिल्प कला के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो शिल्प कला किसे कहते हैं? एक विद्यार्थी थे हमारे बीच में, तो उन्होंने कहा था कि सर आप जो भारतीय कला संस्कृति पढ़ा रहे हैं उसके अंदर अन्य टीचरों के नोट्स या फिर अन्य टीचरों की जो किताबें हैं या फिर जो भी चीजें हैं उनसे मैचिंग नहीं है, मैच नहीं खाता। देखिएगा साथियों, उन चीजों से मैच खाए या ना खाएं उसके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं विद्यार्थियों को वो चीज देना चाहता हूँ जो उनकी आवश्यकता के लिए, उनके लिए जरूरी है और उनके लिए आवश्यक है। अनावश्यक चीजें देना मेरा उद्देश्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं यूपीएससी के सिलेबस के ऊपर बात करता हूँ या फिर सिलेबस को ही मैं सब कुछ मानता हूँ। मैं बाहरी चीजें यानी कि किताब, बुक्स हो गई या फिर बुकलेट्स हो गई या फिर बुक लिस्ट हो गई, विभिन्न कोचिंग वालों की अलग अलग बुक लिस्ट चलती है, विभिन्न संस्थान वाले टीचर अलग अलग किताबें, अलग अलग गाइडें जो है सजेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल यूपीएससी एग्जाम्स के अंदर, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन नंबर लाना और एक व्यक्ति का मानसिक विकास करना मेरा उद्देश्य है। संपूर्ण रूप से यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के दौरान या प्रिपरेशन करने का मतलब यही होता है कि आपका मानसिक विकास जो है वो किस प्रकार का है, मानसिक विकास किस प्रकार का होना चाहिए। और आपके लिए जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ में ही आप एक प्रशासनिक सेवा यानी एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप लोग की मानसिक विचारधारा किस प्रकार की है। मैं विद्यार्थी की मानसिक विचारधारा, मानसिक मनोबल को बढ़ाने के लिए और उसको मजबूत करने का काम सबसे पहले करता हूँ। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई संदेह है तो आप कॉल कर सकते हैं। संस्था के नंबर आपके पास में सभी के पास होंगे, मेरे दोनों नंबर आपके पास है, पर्सनल नंबर भी है मेरे, और संस्था के 2 नंबर आपके पास और है, यानी कि लगभग 3 नंबर आपके पास उपलब्ध है। तो आप किसी पे भी एनी टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे कॉल करने का जो समय होता है वो आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप कर सकते हैं, क्योंकि एनी टाइम ऑफिस में मैं रहता हूँ, तो इस टाइम में आपका कॉल अटेंड कर सकता हूँ। बाकी अदरवाइज टाइम में आपको कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे दिन फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा। संडे की आपकी छुट्टी रहती है और बाकी सोमवार से सैटरडे तक आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला क्या होती है, किस प्रकार की कलाएं होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। शिल्प कला देखिएगा, स्तंभ कला को कहते हैं। स्तंभ कला, शिल्प कला, स्तंभ कला, यानी कि शिल्प कला के अंदर सबसे पहली कला है आपकी स्तंभ कला, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। स्तंभ कला के अंदर भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अशोक स्तंभ की। अशोक स्तंभ को लेकर आप लोगों के मन में कई सारी दुविधाएं भी होती है और कई सारी जिज्ञासाएं भी होती है, उनको जानना बहुत जरूरी है। तो उन जिज्ञासाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। मैंने एक मेरे से स्वाभाविक रूप से मेरे से होना है या फिर हो सका उतना अच्छा चित्र बना नहीं पाया, बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैंने फिर भी, ठीक है। और वो कोशिश जो है इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने की है। तो इस प्रकार का ये चित्र आप लोगों के सामने दिख रहा है। इस चित्र के अंदर देखिएगा, मैंने 3 चीजें आप लोगों को पता है कि ये कौन सा है। ये आपका अशोक स्तंभ बोलते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने एक जो है यानी कि गुंबल जो है या गुंबद जो लट है उसकी बात कर रहा हूँ। गुंबद लट जो है एक इसकी किस प्रकार की आकृति है। इसकी लंबाई की लगभग मैं बात करूं तो लगभग 30 से 50 फीट इसकी लंबाई है। 30 से 50 फीट इसकी लंबाई है और उसी के साथ में लंबाई के साथ साथ में ये बिना, इसके सबसे विशेष बात यह है कि बिना किसी सहारे के जो है टिका हुआ है, बिना किसी सहारे के हैं। और इसकी आकृति की अगर अपन बात करें तो इसकी आकृति जो है नीचे से चौड़ी है और ऊपर जाते हुए शकरती हुई आकृति है इसकी। और लगभग इसके वजन की अगर हम बात करें तो बहुत 40 लगभग 50 टन वजन इसमें अंदर माना जाता है। इसके अंदर एक लट बनाया गया है जो कि खुले आसमान के अंदर किसी भी चीज के बिना सहारे टिका हुआ है और बिना सहारे खुले आसमान के नीचे। इसके अंदर जो विशेष बात यह है कि इसके ऊपर की जो आकृति है, इसके ऊपर की आकृति के अंदर जो है यहाँ पर अवंग मुख बनाया गया है। और अवंग मुख जो है किस प्रकार का बनाया गया है, उल्टे कमल की तरफ बनाया गया है। अवंग मुख जो है, अवंग मुख के ऊपर क्या रखा गया है, जैसे उल्टा कमल रखा गया है। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि हर प्रकार की जो कला संस्कृति होती है या फिर हर प्रकार की कलाएं जो होती है उसके अंदर क्या होता है
यानी कि उसके अंदर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी ना किसी चीज की आकृति के बारे में बात कर, ठीक है। तो यह आकृति है, इसी प्रकार से इस पर जो है उल्टा कमल नुमा, यानी कि उल्टा कमल जो आप रखते हैं उसके प्रकार की इस पर आकृति की गई है, जिसको अवंग मुख कमल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके ऊपरी जो है, इसके ऊपर जो है एक चक्र है, चक्र के दोनों तरफ जो है चित्र बने हुए हैं, दौड़ता हुआ घोड़ा है, दौड़ता हुआ बैल है, उसके ऊपर 4 मुख वाला शेर है, 4 मुख वाला शेर का चित्र है, जो कि एक समृद्धि का प्रतीक मानता है, एक बलशाली का प्रतीक मानता है। तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से विस्तार से इसके बारे में। चलेगा, अब हम बात कर लेते हैं अशोक के स्तंभ के बारे में। शेर किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो शेर शक्ति के प्रतीक है और बैठे हुए हैं शांत और संयम के प्रतीक है। शेर जो शांति से जो बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के पीठ लगाकर बैठे हुए हैं और चारों दिशाओं में वो देख रहे हैं, तो उसका प्रतीक है शांत और संयम का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और शेर जो है शक्ति का प्रतीक है, शक्ति एवं संयम के लिए ये चीजें प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। चलिएगा, तो इसको हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं अशोक स्तंभ की शुरुआत के बारे में। देखिएगा, मौर्य काल में अशोक स्तंभ का राजकीय कला का नमूना है। ये स्तंभ मुख्यतः चुनार के बुलवा पत्थर से बना हुआ है। चुनार का जो बुलवा पत्थर है उससे बनाया गया है और एक एकाशमक है, यानी कि ये स्तंभ बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़ा है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 30 से 50 फीट है। इसका वजन लगभग 50 टन है, ठीक है। अब इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की बनाई गई है। तो इसकी संरचना अगर आप लोग देखेंगे तो स्तंभ के 2 भाग होते हैं। स्तंभ के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक शीर्षक है, दूसरा गुंबद भाग है। एक शीर्षक यानी कि एक ऊपरी हिस्सा है और एक लट वाला हिस्सा है, यानी कि गुंबदी लट वाला, जहां से उल्टा कमल बना हुआ है उसके नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो गुंबदनुमा लट बना हुआ है और इसके बाद में स्तंभ का आधार जो है चौड़ा होता है, यानी कि नीचे से स्तंभ की जो शुरुआत ही है वो चौड़ाई में है। उसके बाद में जो क्रमशः ऊपर जाते हुए पतली होती जाती है, यानी कि सकड़ा होता जा रहा है, ऊपर जाते हुए पतला होता गया है। स्तंभ के शीर्षक पर एक चौकी है, यानी कि घंटे की आकृति होती है जिसके अंदर जो है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनिंग मुख कमल कहते हैं। अवनिंग मुख कमल जिसको हम लोग कहते हैं, इसे चौकी पर जो है पशु की आकृति निर्मित होती है। पशु की आकृति इसके ऊपर निर्मित है। चौकी रखी गई है, एक चौकी है जो कि घंटे की नुमा दिखाई देती है और एक आकृति है, कमल है। उल्टा कमल की तरह मैंने आपको बताया कि अवमुख जो होता है या फिर जो अवंग मुख जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो कमल के उल्टा कमल की तरह एक आकृति बनाई गई है। उसके ऊपर जो है एक चित्र अलंकृत है, जिसके अंदर पशुओं के चित्र किस किस प्रकार से अलंकृत है उसको देख लीजिएगा। सक्शन स्तंभ के ऊपर क्या है? हाथी का चित्र है। लोरिया नंदनगढ़ जिसके ऊपर शेर का चित्र है। रामपुरी स्तंभ जिसके ऊपर बैल है, एवं सारनाथ स्तंभ जिसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं। जिसको हम 4 यानी कि जिसको सारनाथ स्तंभ के शीर्षक चौकी पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक बैल है, एक हाथी है और एक सिंह बना हुआ है। कितने जानवर हो गए मिलके? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। विशेष तौर पर आप इस चीज का ध्यान दें। वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आप वहां पर बहुत गहराई से इसको पढ़ लिए होंगे, लेकिन आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। आप चाहते हैं कि यूपीएससी की मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाएं और सीधा यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया जाए। ऐसा नहीं है। अगर आप वहां पर पढ़कर आते हैं, एनसीईआरटी में ये चीजें पढ़ते, तो आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इतने गहराई से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको सामान्य रूप से ये चीजें याद होती है। याद रखना, शकेशन स्तंभ यानी कि एक हाथी का चित्र है, एक पशु जिसको क्या कहते हैं, हाथी। दूसरा है आपका लोरियन नंदन जो दूसरा है शेर। इसके बाद में रामपुरी स्तंभ जिसके ऊपर बना गया है तीसरा बैल का चित्र। सारनाथ स्तंभ जिसके ऊपर 4 शेरों का चित्र है। किसका? 4 चित्र। सारनाथ स्तंभ के शीर्षक पर एक चौकी बनी हुई है, उस पर एक दौड़ता हुआ घोड़ा। एक तो दौड़ता हुआ क्या है? घोड़ा। 5वां पशु हो गया। एक छठा दौड़ता हुआ बैल और एक हाथी है उसके ऊपर, ठीक है। यानी कि लगभग 5 जानवरों के चित्र यहाँ पर देखने को आपको मिले। सॉरी 5 नहीं, एक आपका हाथी हो गया, दूसरा शेर हो गया, तीसरा बैल हो गया और चौथा आपका घोड़ा हो गया। यानी कि 4 जानवरों के चित्र आपको वहां पर देखने को मिलेगा। याद रखना, सारनाथ के ऊपर 4 जानवरों के चित्र अंकित है, जिसके अंदर दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ बैल, हाथी का चित्रांकन है, शेर का चित्रांकन है और इन चीजों का, यानी कि चारों का चित्रांकन किया गया है। सारनाथ स्तंभ के शीर्षक पर बने हुए शेर के प्रतीकात्मक अर्थ जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ के शीर्षक चिन्ह पर भारत का राज चिन्ह बनाया गया है। वस्तुतः यह मौजूद है।
चार शेर यानी कि चारों दिशाओं में शक्ति का प्रतीक है, और ये शेर जो है अहिंसात्मक मुद्रा है या फिर शक्ति के साथ में संयम को सूचित करते हैं। ये शक्ति धर्म चक्र अर्थात नैतिक मूल्यों को संचालित होती है, जहां पर मानव कल्याण प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। यह तो भारतीय संस्कृति की मूल भावना है, जो कि मौर्य काल इतिहास से वर्तमान तक निरंतर रही है, और ये शीर्षक चिन्ह जो है भारत के विदेशी नीति की भी व्याख्या करते हैं, जहां पर सबके साथ में शांति की बात की गई है। इतना ही नहीं कि परमाणु शक्ति संपन्न होते हुए भी भारत जो है विश्व का अकेला ऐसा देश है जो कि इसके प्रथम प्रयोग ना करने की बात करता है, और इस शक्ति का संयम समन्वय आज भी मौजूद है। इस तरह से भारतीय संस्कृति को निरंतर एवं राज चिन्हों के माध्यम से भी आज तक प्रवाह माना गया है। भारत एक कैसा देश है? शांति प्रिय देश है। यानी कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी भारत कहता है कि परमाणु ऊर्जा या परमाणु संयंत्र जो है उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जो है बहुत नुकसान हो सकता है विश्व को। इसलिए जबकि भारत के पास वो चीजें उपलब्ध है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी भारत इतना समझदार देश है। तो इस प्रकार के सारनाथ जो है स्तंभ के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात कर लेते हैं हेलाडोरस या गुरुड़ स्तंभ के बारे में। ये किस प्रकार का स्तंभ है? हेलाडोरस एक इंडोग्राफिक राजदूत था, जो कि भारत में सुब वंश के शासक भागभद्र के विदिशा के दरबार में आया था, और वहां पर ये जो है भागवत धर्म के सम्मान में गुरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाया था। इस व्यक्ति ने गुरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो यह हो गया। अब हमारी सबसे बड़ी जो भारतीय कला संस्कृति की जो चैप्टर है सबसे बड़ा, वो आपका मूर्तिकला। मूर्तिकला एक बहुत बड़ा चैप्टर है भारतीय कला संस्कृति में। आप लोगों के जहन में सीधा सवाल यहीं से आता है, क्योंकि जब भी भारतीय कला संस्कृति की बात की जाती है तो कला संस्कृति के अंदर आप लोगों के दिमाग में यही आता है कि मूर्तियों की बात की जाएगी। किस प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी, किस प्रकार की आंखें हुआ करती थी, किस प्रकार के लोगों की मूछें हुआ करती थी, किस प्रकार के कान बनाए जाते थे, किस प्रकार के बाल बनाए जाते थे। ठीक है, तो उन चीजों पर किस प्रकार के पारदर्शी चित्र बनाए जाते थे। तो आपके दिमाग में सीधी जहन में आपके बाद में भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति की जब बात करते हैं तो सीधा आपके जहन में यही बातें आती है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय कला संस्कृति की जब अपन बात करते हैं तो भारतीय कला संस्कृति के अंदर हर चीज आती है। स्थापत्य कला आती है, वास्तुकला आती है, और भी बहुत सारी कलाएं होती है जो भी आती है। ठीक है, उसके बाद में वहां के धर्मों के बारे में, भाषा के बारे में, संस्कृति आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया वो चीज। तो संस्कृति और सभ्यता के बारे में ये चीजें तो मैंने आपको पहले ही विश्लेषण कर चुका हूँ आप लोगों के सामने कि संस्कृति कहते किसे हम लोग। संस्कृति उसी चीज को तो कहेंगे ना हम लोग जो कि हम भाषा बोलते हैं, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, हमारे मंदिर उचित, हमारे धर्म कैसा है, हमारी भाषाएं कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। ठीक है, तो उन चीजों को हम संस्कृति कहते हैं। यानी कि हम लोग जो है सभ्यता तो उस चीज को कहेंगे ना जो कि हमारे आसपास मौजूद है या फिर हमारे आसपास पूर्वजों के द्वारा हमें मिली है, वो तो विरासत हो गई। इसके बाद में जो मूर्त रूप है, मूर्त रूप को हम लोग क्या कहते हैं? सभ्यता कह देते हैं। जो अमूर्त रूप है, जो दृश्यात्मक रूप से दिखाई नहीं देता है बल्कि उसका अस्तित्व है फिर भी, तो उस चीज को हम संस्कृति कह देते हैं। जो चीज हमारे आसपास मौजूद है, जो हमारे पूर्वजों से मिली है, उसको हम विरासत कह देते हैं। सीधी शब्दावली है और सीधा फंडा है। भारतीय कला संस्कृति को सीधा पढ़ने का यही फंडा है। यानी कि चार चीज याद रखिएगा। एक चीज तो आप लोगों को दिमाग में, जैसे ही भारतीय कला संस्कृति का नाम लेते हैं सीधे मंदिर मस्जिदों पर या फिर सीधा आपकी जो मूर्तियां हैं उस पर मत जाइएगा। लेकिन मैं अधिकतर विद्यार्थियों को देखता हूं कि वो समझते ही है कि मूर्तियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, मूर्ति कलाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भारतीय कला संस्कृति कहलाता है। ऐसा नहीं है। भारतीय कला संस्कृति का अध्ययन करना आप लोगों को मैंने इस विश्लेषण पहले ही शुरुआत में कर दिया है कि सभ्यता हम उस चीज को कहेंगे, उनको हम सभ्यता कहते हैं। उसी प्रकार से मेरे एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा था कि सर आपने वो चीजें नहीं पढ़े। सॉरी, अब मुझे वो चीज याद आ गई है। हमारे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा था कि सर आपने सभ्यता ही नहीं पढ़ाई है। सॉरी, अन्य टीचर्स जो है, अन्य कोचिंग वाले सभ्यताएं पढ़ाते हैं, उनके नोट्स में सभ्यताओं के नोट्स में देखने को मिलता है। आपने सभ्यता पढ़ाई नहीं है अब तक। बिल्कुल सही बात है, सभ्यता नहीं पढ़ाई मैंने। सभ्यता इसलिए नहीं पढ़ाई क्योंकि मैं इतिहास में सभ्यता का बड़े जोर शोर से जिक्र कर चुका हूँ और बहुत विस्तार से जिक्र किया है। तो बार बार उसी चीज को दोहराने से क्या मतलब है? इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें हटाई है, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें मौजूद है आज भी जिनको मुझे दोहराना पड़ रहा है। अगर मैं उनको दोहराऊं नहीं या उनको पढ़ाऊं नहीं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भारतीय कला संस्कृति पढ़ाया नहीं सबने। इसलिए उन चीजों को मजबूरी में पढ़ाना पड़ रहा है, जबकि वही चीज आपके इतिहास में आप लोगों ने पढ़ रखी है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, मेरे द्वारा नोट्स तैयार किए गए हैं। तो मुझे तो हर चीज का पता है कि कहां पर क्या लिखा गया है, कहां पर क्या नहीं लिखा गया है, कौन सी चीज छोड़ी गई है, कौन सी चीज नहीं छोड़ी गई। लेकिन मेरा उद्देश्य पहले यही था कि मैं भारतीय कला संस्कृति अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने इतिहास में ही उनको जोड़कर पढ़ा दिया था। यही मेरा नुकसान हो गया, ये मान लीजिएगा। नहीं तो अगर मैं पहले ही इस चीज को लेकर चलता तो मैं इतिहास को बहुत जल्दी खत्म कर देता, और इतिहास को खत्म करके मैं भारतीय कला संस्कृति की शुरुआत कर देता। कब का खत्म हो जाता है?
ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे मूर्तिकला के बारे में, और मूर्तिकला के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और यही शैलियां आपकी है जिसके ऊपर आपकी मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, तो मूर्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे, और बहुत लंबा चैप्टर आपका है, और बहुत लंबे चैप्टर के साथ में ही इस क्लास को हम शुरुआत करेंगे और इसका समाप्ति कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर वस्त्र कला के बारे में बात करेंगे, या फिर वस्त्र जो है उसकी निर्माण कला किस प्रकार की थी, उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हम प्रत्येक दिन जो है एक एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे, तो आप लोगों के लिए भी आसानी होगी और मेरे लिए भी बहुत आसानी होगी। तो फिर आज की क्लास में इतना ही काफी है, फिर अगली क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए आप सभी अनुमति